जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद महायुति गठबंधन में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है और इस बदलाव का आधार बन रही है एनसीपी। क्योंकि एक तो अजीत पवार का निधन हुआ, उनके अपने मुखिया का निधन हुआ, पार्टी के मुखिया का। दूसरा, दोनों एनसीपी इस वक्त एक हो रही है, विलय की तरफ बढ़ रही है। जो विलय पहले 8 फरवरी को होने वाला था वो अब बताया जा रहा है कि फरवरी अंत तक या फिर 15 फरवरी के बाद वो किसी दिन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए सारी चीजें तय है, सारी शर्तें तय हैं। अजीत पवार और शरद पवार के बीच कई बैठकें हुई थी इस बीच में दिसंबर और जनवरी में, जिसके बाद ये तक तय हो गया था कि एनसीपी एसपी के कोटे से विलय के बाद कौन आगे चल के मंत्री बनेगा, कैबिनेट में आएगा और किस तरह के कैबिनेट में बदलाव होंगे, ये सारी बातें तय हो चुकी थी। फर्क ये था कि तब अजीत पवार इस संयुक्त एनसीपी का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन अभी इसका नेतृत्व कौन करेगा इसे लेकर ही बातचीत चल रही है। लेकिन इसमें ये जरूर तय हो गया है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी, क्योंकि इससे पहले बैठक हुई जिसमें सुनेत्रा पवार को, जो एनसीपी के नेता है छगन भुजबल, उस बैठक में गए थे, प्रफुल्ल पटेल गए थे, तो ये सुनील तटकरे भी थे, तो इन्होंने इनसे बात की और सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ाया गया। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा को बारामती भी बुलाया, उनसे बातचीत की, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनेंगी। इसके लिए वर्षा में देवेंद्र फडणवीस से, सीएम फडणवीस से एनसीपी नेताओं ने मुलाकात भी की और उनकी भी सहमति ले ली है। अब बस विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम या विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर महायुति गठबंधन में, महायुति सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। वो अभी राज्यसभा सांसद है, उन्हें वहां से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद उनको आगे चल के विधानमंडल में भी शामिल करना होगा। हालांकि वो जो राज्यसभा सांसद है वो एनसीपी कोटे से नहीं है, वो महायुति कोटे से है, तो उन्हें समर्थन, सबके समर्थन के साथ उन्हें राज्यसभा में बनाया गया था, राज्यसभा में सीट दी गई थी। अब उनकी जगह किसी और को चुना जाएगा, तो वो इधर आएंगी तो विधानमंडल में भी उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और संभव है कि वो बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे अब जब उपचुनाव होगा। पर यहाँ पर सिर्फ डिप्टी सीएम बनने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि जो पोर्टफोलियो अजीत पवार संभालते थे, उनके पास था वित्त विभाग था, आबकारी था और खेल विभाग था। अब ये विभाग क्या सुनेत्रा पवार भी संभालेंगी या इनमें से एक विभाग संभालेंगी, बाकी बांटे जाएंगे, किसी और को दिए जाएंगे, ये चीजें भी अब इस पर बात हो रही है और आने वाले समय में वो स्पष्ट होगा कि सुनेत्रा पवार के पास कितने विभाग रहेंगे। क्योंकि सुनेत्रा पवार अब उतनी मंझी हुई नेता नहीं है जितने अजीत पवार थे। प्रशासनिक अनुभव से लेकर राजनीतिक अनुभव उतना उनका उस तरह का नहीं है, तो वो कितने विभाग संभालेंगी ये उनके अनुभव और उनकी स्थिति भी, इस वक्त अनुभव से ज्यादा तो स्थिति की भी बात है कि अब उनके ही घर में ये हादसा हुआ है, उन्हीं के पति का निधन हुआ है, तो वो सब स्थितियां भी देखते हुए ये सब तय किया जाएगा। और जब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगी तो अगली बारी कैबिनेट बदलाव की होगी। कैबिनेट में क्या बदलाव होगा, क्योंकि एनसीपी कोटे से जो लोग आएंगे, एनसीपी एसपी कोटे से, क्योंकि देखिए एनसीपी एसपी का विलय तो तय है और ये बात इससे साबित होती है, इससे साफ संकेत मिलते हैं कि एनसीपी एसपी के राजेश टोपे ये बात बोल रहे हैं, जयंत पाटिल बोल रहे हैं, अजीत पवार के निधन के 1-2 दिन के अंदर ही ये बातें आने लगी और एनसीपी एसपी कोटे से बाहर आने लगी, ये एनसीपी एसपी सेक्शन से बाहर आने लगी ये बात कि विलय लगभग तय था, विलय होना ही था और उसके लिए सब कुछ तय था, तारीख भी बाहर आ गई। तो ये दिखाता है कि विलय करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो फिर ये दबा लिया जाता, ये कहा जाता कि हाँ बात चल रही थी लेकिन फाइनल नहीं हुआ था और इस पर अभी चीजें रुकी हुई हैं, तो इस तरह से होता। शरद पवार तुरंत ये बयान नहीं देते कि अजीत पवार का निधन एक हादसा है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक साजिश नहीं है। उन्होंने तुरंत ये बयान दिया, तो जो ये सारे संकेत दिखाते हैं कि शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एनसीपी एसपी और एनसीपी दोनों मिलकर एनडीए का हिस्सा बनेंगे, यानी कि महायुति का हिस्सा बनेंगे, तो तब अंदर की स्थितियां क्या होंगी। कैबिनेट बदलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए होगा क्या और इससे कैसे एकनाथ शिंदे परेशान है।
एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त 57 विधायक हैं। एनसीपी और एनसीपी एसपी अब दोनों मिलाकर 51 हो जाएंगे। तो यानी कि अब जो दूसरा साथी है महायुति में बीजेपी का, वो और मजबूत हो जाएगा। और ये तो है ही कि शरद पवार ही संयुक्त एनसीपी को चलाएंगे और शरद पवार हो जाएंगे इधर यहां महायुति का हिस्सा। तो एक तरह से अजीत पवार नहीं है, लेकिन शरद पवार जैसे अब एक मजबूत नेता, एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता तो वो है, उनका सपोर्ट रहेगा महायुति में। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए जो स्थितियां अभी पहले से भी विकट थी कि मुंह फुलाते थे, लेकिन बात उधर अजीत पवार की होने लगती थी कि देखिए अजीत पवार तो शांति से गठबंधन में रह रहे हैं और वो बीजेपी को सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो अब ये सपोर्ट और मजबूत हो जाएगा। अब तो 41 की जगह 51 हो गए हैं और क्योंकि सरकार में है और ये इच्छा शरद पवार से ज्यादा उनकी पार्टी के लोगों की है। ये बात ठीक है कि शरद पवार की मंशा, शरद पवार की राजनीति पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है और क्योंकि वो कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं तो वो कभी भी इधर उधर हो जाए, इसको लेकर लोगों को भरोसा कम होता है। लेकिन यहां पर अब बात शरद पवार की रही ही नहीं है, यहां बात रही है एनसीपी के लोगों की, एनसीपी के नेताओं की, क्योंकि सबको आप देखिए सत्ता का स्वाद चख लिया है, सत्ता में बैठे हुए हैं। और एनसीपी एसपी जो इतने दिनों से सत्ता से बाहर है और विपक्ष के नाम पर मात्र 10 विधायक है, तो विपक्ष में भी कोई पूछने लायक स्थिति नहीं है। और इसमें भी अब कांग्रेस से भी अलग थलग हाल चल रहा है और सिर्फ अब उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़के, हर तरह का चुनाव लड़के देख लिया कि क्या हो सकता है। और ऊपर से जब दोनों सेक्शन अलग रहे तो और हालत खराब थी। अब जब ये लोग इस सूखे के बाद सत्ता में आ जाएंगे और कुछ मंत्री बन जाएंगे तो शरद पवार चाहे जो कर ले, ये लोग मानेंगे नहीं कि हम महायुति से अलग हों। वो संभव नहीं है। कोई भी मंत्री पद छोड़कर विपक्ष में नहीं बैठना चाहता है, वो भी जब सब कुछ अनुकूल चल रहा है। तो वो तो एक मजबूत बीजेपी को सहयोगी मिल गया। अजीत पवार के जाने के बाद भी वो सहयोगी मजबूत ही रहा है। अब यहाँ बात हो जाती है एकनाथ शिंदे की कि एकनाथ शिंदे जो वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं और बार बार नाजायज मांगे करने लगते हैं, तो अब जब बीजेपी भी उन्हें लेकर सख्त हुई है तो ऐसे में बीजेपी का और एनसीपी का और एकीकृत एनसीपी का होना ये एकनाथ शिंदे की स्थिति को और कमजोर ही करेगा, क्योंकि उधर जो दो पार्टनर हैं वो अब उनसे ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। यहाँ बीजेपी को तो सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एनसीपी भी मजबूत हो गई है, जबकि शिंदे की पार्टी बटी हुई है। शिंदे की पार्टी, उद्धव ठाकरे दोनों एक ही पार्टी के हैं, आधी आधी शिवसेना है और अब इधर एकीकृत एनसीपी होने वाली है और बीजेपी अपने आप में तो मजबूत है। तो इस महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे सबसे कमजोर पार्टनर बन चुके हैं। अभी तक अजीत पवार बेहद कमजोर पार्टनर थे, यहाँ पर शिंदे के भी मुकाबले कमजोर पार्टनर इस वक्त थे, क्योंकि उनके सामने जो थे वो थे शरद पवार। शरद पवार बड़े नेता हैं, उनके साथ कई और बड़े नेता शामिल हैं और उनके साथ लोगों का जुड़ाव रहा है। और फिर वो उद्धव ठाकरे की तरह विचारधारा से भी नहीं भटके। उद्धव ठाकरे ने तो छोड़ दी हिंदुत्ववादी विचारधारा, लेकिन शरद पवार ने तो तुष्टीकरण की विचारधारा या जो भी मुद्दे थे उन पर वो बने रहे हैं। तो ऐसे में अजीत पवार उनके सामने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कद छोटा हो जाता था। तो वो एनसीपी थी लेकिन कमजोर थी। आज वो दोनों एक हैं, अब सामने शरद पवार चेहरा है, तो ऐसे में एनसीपी मजबूत है और यहाँ एकनाथ शिंदे सबसे कमजोर पार्टनर के तौर पर है। भले ही उनके पास 57 विधायक है, ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 6 का रहेगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ने ही वाली है। तो अब ये आने वाला समय जो है, कैबिनेट में जो बदलाव होगा, महायुति के अंदर, महायुति गठबंधन में भी कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे को तो जरूर कसा जाएगा कि वो जो हालात बना देते हैं और जो गठबंधन को नुकसान होता है उससे, तो उसमें जरूर लगाम लगे। और अगर बीएमसी मेयर की बात करें तो एनसीपी के दोनों गुट अगर साथ आ जाते हैं और अगर बीएमसी मेयर से पहले नहीं भी आ पाए तो भी परोक्ष रूप से समर्थन रहेगा ही, तो दोनों के ही कॉर्पोरेटर्स, जो 2-3 कॉर्पोरेटर्स है, वो महायुति को समर्थन करेंगे, तो वहां बीजेपी की संख्या और वैसे ही बढ़ जाएगी। तो एकनाथ शिंदे की ब्लैकमेलिंग जो है वो काम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो शुरुआत में एक कहा जा रहा था कि अब एकनाथ शिंदे मजबूत पार्टनर बनेंगे या उनके ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी,
तो अब स्थिति ये दिख रही है कि एकनाथ शिंदे इस पूरे महागठबंधन में एक सबसे कमजोर पार्टनर के तौर पर अब बनने वाले हैं, स्थापित होने वाले हैं। तो उनकी बार्गेनिंग की पावर अब और ज्यादा कम हो जाएगी। और देखिए, बीजेपी इसे लेकर 2029 की तैयारी भी कर रही है। ये जो पूरा प्लान है, अजीत पवार थे तो ये प्लान और ज्यादा मजबूत था, और इसीलिए एनसीपी एसपी फैक्शन को मिलाने के लिए पूरा बीजेपी के साथ बात चल रही थी। उसमें ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे को मालूम नहीं था, उनके साथ भी बैठकी हुई, क्योंकि महायुति में शामिल करना है तो सबको बता कर करना पड़ेगा। लेकिन ये एक 2029 को देखकर भी किया जा रहा था कि ठीक है, शरद पवार की देखिए, अब वो अपनी राजनीति तो उनकी अब लगभग खत्म ही है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी है, तबीयत भी खराब रहती है, तो वो बहुत ज्यादा तो खुद सक्रिय नहीं रह सकते हैं। लेकिन उनकी चिंता अपनी बेटी को लेकर रहती है, तो उसे लेकर केंद्र में बीजेपी आश्वस्त करती है कि आपकी बेटी जो है वो यहाँ पर वो सेटल रहेंगी, उनको चाहे मंत्री पद मिले या जो भी रहे, उनके लिए बीजेपी सुरक्षित जगह रखेगी। और ये दोनों फैक्शन को एक करके 2029 में एक मजबूत महायुति लाई जाएगी, जिसमें एक हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं दो, और एनसीपी का पूरा यहाँ पर दोनों धड़े साथ हैं। तो 2029 की भी तैयारी हो रही थी कि जिसमें 2024 में जो नुकसान हुआ, जो दिक्कतें आई, वो महाराष्ट्र में ना हो। जो 2024 का विधानसभा चुनाव था, उसी तरह से मजबूती के साथ बीजेपी वहां पर उभर कर निकले, या कहीं महायुति उभर कर निकले। क्योंकि अगर ये दोनों दल एक साथ आ गए, जो साथ आने भी वाले हैं, तो सामने बचेगा कौन? उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, सिर्फ दो साथ रह जाएंगे। तो और उद्धव ठाकरे की स्थिति सबको पता है, हिंदुत्व विरोधी है, कहीं भी उनकी बात नहीं बन पा रही है। यहाँ बीएमसी में भी जैसे तैसे करके 65 आ गई, लेकिन उनके अब विधानसभा में क्या स्थिति बनेगी इनकी? सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो सामने जो है एक मजबूत गठबंधन उनके सामने होगा, तो बड़ा मुश्किल है, आधी ताकत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए 2029 की तैयारी भी बीजेपी इसके साथ कर रही है। और अब एक तारीख बदल चुकी है विलय की, लेकिन आने वाले समय में फरवरी में ही विलय जरूर पूरा होगा और संयुक्त एनसीपी आपको देखने को मिलेगी, और महायुति में भी बड़े बदलाव आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।